नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश के प्रोनाउन चैप्टर को देखेंगे, है ना। ये प्रोनाउन की लास्ट क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने कई क्लास को कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े कुछ प्रमुख रूल्स को देखेंगे। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा था। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हु हो गया, विच है, दैट, व्हाट, हुज, हुम, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। तो इसके कुछ नियम क्या हैं, देखिए। रूल नंबर फर्स्ट लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन का वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। ये कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर सकते हैं और साथ में कंजंक्शन का भी कार्य कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है, द बैग दैट इज देयर इज योर्स। देखिए, यहाँ पर जो दैट प्रयोग किया गया ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बैग को इंडिकेट कर रहा है। बैग क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, द बैग दैट आई फाउंड एस्टरडे, वह बैग जो मुझे कल मिला इज हर्स, उसका है। देखिए यहाँ पर ना ये जो दैट है ये बैग के लिए इंडिकेट हो रहा है, लेकिन इसका संबंध किससे है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। ठीक, तो आपको समझ में आ चुका है। देखिए, ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर भी प्रयोग किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी बनेगा और साथ में कंजंक्शन का भी कार्य करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 2 लिखा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, है ना, हु एवं हुम। देखिए हु जो होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है या फिर आप नॉमिनेटिव केस बोल लीजिए, और हुम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता है। मतलब कुल मिला जुला के ये बोला जा रहा है कि जो हु है, देखिए इसका सब्जेक्टिव केस है, जो हुम होता है ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, और जो हुज होता है ये इसका पोसेसिव केस होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ों को याद रखना है। ये हमेशा प्रयोग किया जाएगा जो सजीव चीज़ें होंगी ना, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इसका प्रयोग नॉन लिविंग के लिए या निर्जीव के लिए नहीं होता है ना। देखिए इनका प्रयोग व्यक्ति एवं लिविंग नाउन हेतु किया जाता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, ये मैंने पहले ही बता दिया। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। ठीक, आगे लिखा है पीपुल एवं दोज के साथ हु का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब देखो, आपको खाली इतना याद रखना है कि जो हु होता है, हु है ना, हु सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम होगा, और पोजीशन क्या बताएगा, हुज बताएगा। इसका प्रयोग हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, देखिए आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर। यहाँ पे जो हु है ना ये मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्टिव केस में है। ठीक, दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर। देखिए यहाँ पे जो हुम है ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन किसका प्रयोग किया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये प्रयोग किया गया। क्लियर, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसमें जो हु होता है ये इसका प्रयोग हमेशा लिविंग के साथ किया जाता है, कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो रूल नंबर 3 लिखा है, हुज का पोसेसिव केस में प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति जानवर के लिए किया जाता है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने पहले कर रखा है। हुज का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन से तो भी किया जाता है, मतलब जो हुज है ना ये नॉन लिविंग के लिए भी आएगा। ठीक है, तो ये लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी आएगा, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड। देखिए यहाँ पे जो हुज है, यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हुज पेरेंट्स हैव डाइड, जिसके माता पिता मर चुके हैं। ठीक, अ गर्ल हुज हेयर इज कर्ली, मतलब एक लड़की जिसके बाल क्या है, कर्ली है, लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर लग रही है या फिर अच्छी दिखाई देती है। ठीक, तो ये आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 क्या लिखा है। देखिए रूल नंबर 4 की बात करेंगे। आपने ये पढ़ लिया कि लिविंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अगला जो प्रयोग होगा वो नॉन लिविंग के लिए रहेगा। तो जो विच होता है, यहाँ पे देखिए विच का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन्स और एनिमल्स के लिए किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, अगर कभी हु की बात करेगा तो हु को आप लगाएंगे लिविंग के साथ। ठीक, और अगर कभी हुज की बात करेगा, सॉरी विच की बात करेगा, तो विच आप हमेशा लगाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है द बुक विच आई परचेस्ड एस्टरडे इज यूजलेस, है ना, किताब जिसे मैंने कल खरीदा था वो यूजलेस है, बेकार है। देखिए यहाँ पे जो विच है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बुक को कर रहा है। देखिए द डॉग विच वॉज कॉज बाई द
म्यूनिसिपैलिटी हैज डाइड, है ना, मतलब वो कुत्ता जिसे म्यूनिसिपैलिटी ने पकड़ा था उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ठीक, आगे देखिए, द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इज हर्स, मतलब वह घर जिसका दरवाजा क्या है, हरे कलर का है, वो उसका है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो विच है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आगे है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह विच का प्रयोग करते समय प्रीपोजिशन हमेशा उससे पहले लगाई जाती है। मतलब देखिए अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर अगर विच का प्रयोग कर रहे हैं तो जो भी इसका प्रीपोजिशन है वो हमेशा उससे पहले लगाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा गया, देखिए दिस इज द मैगजीन अबाउट विच रमेश टोल्ड यू। देखिए यहाँ पे ये विच है ना, अब यहाँ पर जो अबाउट है ना, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन को हमेशा विच से पहले प्रयोग करेंगे, मतलब जो भी आपको प्रोनाउन लिखना है उससे पहले रखेंगे। ठीक, दिस इज द मैगजीन या वही मैगजीन है अबाउट विच जिसके बारे में रमेश टोल्ड यू, रमेश ने तुम्हें बताया था। आगे आई डोंट रिमेंबर द डेट ऑन विच यू आर मैरिड, मुझे वो डेट नहीं याद आ रही जिस तारीख पर आपने शादी किया था। ठीक, देखिए यहाँ पे विच है, अब डेट का प्रीपोजिशन है ऑन, यहाँ पर क्या किया गया, ये मतलब पहले प्रयोग किया गया। ठीक, देखिए कई वाक्यों में विच पूरे क्लॉज के लिए प्रयुक्त होता है, इस तरह दैट का प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब जो विच है ना ये पूरे क्लॉज को इंडिकेट कर देता है, लेकिन दैट का ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पे एग्जांपल है, आप पढ़ सकते हैं। अब आगे चलिए, अब हम रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, वर्ड का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है एवं इससे पूर्व कोई एंटीसीडेंट नहीं आता। देखिए एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले की कोई घटना, है ना, मतलब जब कभी भी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा वस्तुओं के लिए तो इससे पहले कोई पहले की घटना का जिक्र नहीं होना चाहिए। वाक्यों में एंटीसीडेंट का प्रयोग होने पर व्हाट की जगह पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। मतलब अगर कभी कोई एंटीसीडेंट मिलेगा तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए व्हाट कॉन्ट बी कर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, है ना, मतलब जिसे क्योर नहीं किया जा सकता है उसे एंड्योर करना चाहिए। एंड्योर करने का मतलब उसे आगे घसीटना चाहिए। ठीक, आगे देखिए व्हाट ही टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट, जो भी उसने तुम्हें बताया वो सही नहीं है। देखिए आई नो व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूं तुम कहना क्या चाहते हो। देखिए यहाँ पर किसी में भी पहले की कोई पूर्ववत घटना का जिक्र नहीं किया गया, तो इस वजह से यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बट का प्रयोग कई वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है, मतलब बट का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे होता है। देखिए देयर इज नन बट अब्यूज हिम, देखिए बट का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए हु डज नॉट अब्यूज हिम, है ना, ये है इसका मतलब। फिर आगे देखिए देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज अ सॉल्यूशन, बट हैज का मतलब है विच डज नॉट हैव, मतलब यहाँ पर जो जिक्र किया गया यहाँ पे, मतलब बट का मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, अर्थ यहाँ पर जिक्र किया जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 7 में क्या बोला है, दैट का प्रयोग लिविंग एवं नॉन लिविंग नाउन्स के लिए सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ होता है। देखिए जो दैट होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, दैट जो होता है इसका प्रयोग आप लिविंग के लिए भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गिव मी, देखिए यहाँ पर ना दैट ये रहा, इससे पहले एक एंटीसीडेंट का जिक्र किया जा चुका है ना, आई हैव लॉस्ट द बुक, वो किताब खो गई, है ना, दैट मतलब जैसे यू गिव मी, जो तुमने मुझे दिया था। आगे ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, देखिए जो भी कंटेंट मतलब संतुष्ट है, इज हैप्पी मतलब वो खुश है, वो सुखी है। ठीक, आगे बढ़ते देखिए दैट से पूर्व कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, यदि प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता हो तो वाक्य के अंत में लगता है। देखिए आपने अभी पीछे देखा था जो विच होता है, अगर विच के साथ प्रीपोजिशन आता है तो इसे पहले लगाते हैं ना, जो प्रीपोजिशन होता है इसको पहले रखा जाता है। लेकिन जब बात अगर दैट की जाएगी ना तो दैट के साथ जो प्रीपोजिशन होगा ये हमेशा बाद में रखा जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, कई बार एरर डिटेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, विच के बाद में प्रीपोजिशन लगा देता है या दैट से पहले लगा देता है। देखिए अब आपने क्या पढ़ा कि दैट अगर आएगा तो प्रीपोजिशन हमेशा दैट के बाद आएगा। देखिए वी नो द होटल, है ना, दैट ही लिव्स इन, मतलब हम उस होटल को जानते हैं जिसमें वो रहता है। ठीक, ये सही है। देखिए यहाँ पे दैट है, दैट के बाद प्रीपोजिशन इन लगा है। इसी प्रकार देखिए दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, देखिए वही महिला है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। देखिए दैट है, दैट के बाद यहाँ पर अबाउट लगा हुआ है। तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया यहाँ पर, जो सुपरलेटिव डिग्री है के बाद दैट का प्रयोग हु या विच की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। मतलब अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है ना, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको क्या करना चाहिए, मतलब इसके साथ ना आपको दैट का प्रयोग अगर करेंगे तो ये ज़्यादा उचित माना जाएगा व्हाट या विच की अपेक्षा या हु की अपेक्षा, जो भी आपको लिखना है। ठीक, देखिए ही इज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हियर्ड, मतलब देखिए यहाँ पे
आप चाहते तो यहाँ पे हु या विच का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्ट है। मोस्ट इलोक्वेंट का मतलब देखो, इलोक्वेंट एक क्या है, एडजेक्टिव है ना। अब इसको यहाँ पे क्या किया गया, इसको सुपरलेटिव के रूप में ले जाने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया पूरा का पूरा। अब इस सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया, तो बिल्कुल सही है। देखिए पटेल वाज द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे देखिए पटेल वाज द ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है। और आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर भी देखिए द लगा है, यहाँ पर भी द लगा है ना, तो यहाँ पर दैट है, ठीक। तो पटेल वाज द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड, मतलब भारत में जितने भी लोग पैदा हुए उनमें पटेल सबसे महान थे। आगे है निम्न शब्दों के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को आपको रट के रखने, अगर कभी भी ये शब्द आएंगे तो परिस्थिति चाहे जो रहेगी आपको हमेशा दैट का प्रयोग करना है, ठीक। तो ये शब्द कौन कौन से, देखिए यहाँ पर लिखा गया ऑल हो गया, एनी हो गया, एनीबडी है, एनीथिंग है, मच हो गया, नथिंग हो गया, लिटिल है, समबडी है, नो वन, नन, द सेम, और इसके बाद नाउन है ना। इसके अलावा द ओनली और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पेपर में ज़्यादातर टाइम आता है उसी को यहाँ पर लिखा गया है ना। तो इसको याद रखना है ना। इन सब के साथ आपको हमेशा द लगाना है, परिस्थिति चाहे जो हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन परिस्थिति में आप हमेशा द का प्रयोग करेंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। चलिए अब यहाँ पर लिखा भी है, देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखिए ऑल यहाँ पर लगा है ना, तो ऑल के लिए यहाँ पे दैट लगा है, मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकदार वस्तु इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती, मतलब जो भी चीज़ें चमकती है ऐसा नहीं कि चमकने वाली हर वस्तु सोना है, ठीक है। देयर वॉज नन दैट डिड नॉट सपोर्ट द कॉज, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नन है तो नन के लिए क्या लगाया गया, दैट का प्रयोग किया गया है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु या व्हाट के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु या व्हाट तो इसके बाद आपको दैट का प्रयोग करना चाहिए। देखिए व्हाट इज इट दैट यू कॉन्ट सॉल्व, है ना। देखिए यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट के बाद यहाँ पर क्या किया गया, दैट का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी व्हाट है, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ई में क्या दिया, जब दो एंटीसीडेंट जिसमें एक व्यक्ति एवं दूसरे जानवर या वस्तु को व्यक्त करे। देखिए दो एंटीसीडेंट दिया है, पहला वाला क्या है, एक व्यक्ति को दिखा रहा है, और दूसरा क्या है, किसी जानवर या किसी वस्तु को व्यक्त कर रहा है। क्लियर, मतलब दो चीजें एक साथ लिखी गई हैं, एक व्यक्ति को दिखा रहा है, एक जानवर को दिखा रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए अगर कभी भी एक व्यक्ति और एक जानवर का जिक्र है तो आपको हमेशा दैट का प्रयोग करना है। जैसे देखिए द बॉय एंड हिज डॉग, देखिए यहाँ पे बॉय ये मतलब व्यक्ति है, फिर इसके बाद हिज डॉग क्या है, यहाँ पर ये जानवर है। अब इसके लिए ना आप हमेशा यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द बॉय एंड हिज डॉग दैट इंटर्ड द टेम्पल वर कॉज्ड बाय द पीपल, है ना। यहाँ पे आपने देखा बॉय और डॉग था तो इसके लिए दैट का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। देखिए आगे है द लेडी एंड हर कैट, देखिए यहाँ पे लेडी है ना, ये पहली एंटीसीडेंट मतलब पहली एंटीसीडेंट है, यहाँ पे दूसरी है ना। देखिए हर कैट हो गया, है ना। दैट क्रिएटेड द नॉइसेंस, है ना, वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना। जिसने नॉइसेंस उत्पन्न किया था उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहाँ पे देखिए दैट का प्रयोग किया गया। देखिए सेम एवं सच के बाद एज, तो इसको तो डायरेक्ट आप ये याद रखिएगा। देखिए हमेशा जब कभी भी एक साथ आएगा तो आप लिखेंगे सेम डॉट 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 एज या फिर सच डॉट 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 दैट, है ना। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी, ये हमेशा फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। सेम एज रहेगा और सच दैट रहेगा। देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए दिस इज द सेम फेलो, सेम एवं सच के बाद सेम एज, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए सेम एज और सच दैट, है ना। अब जो ट्रेंड चल रहा है तो उसमें ज़्यादातर ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना, सेम एज और सच दैट, है ना। तो इस एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे सेम एज का प्रयोग किया गया, है ना, यहाँ पर सच एज का प्रयोग किया गया, तो ज़्यादातर चीज़ें जो आती है इस रूप में आती है और आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दिया है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमा क्या है, जब वाक्य में हु विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उससे पहले कॉमा लगाया जाता है, लगाया हो तो ऐसी क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज का भी जिक्र कर दिया गया, है ना। अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग है और इससे पहले कॉमा लगाया गया तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए माय फ्रेंड, है ना, हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंट मी अ कैमरा, मतलब मेरा दोस्त जो अमेरिका में रहता है उसने मेरे लिए क्या किया है, कैमरा भेजा है। तो देखिए जो चीज़ यहाँ पर अंडरलाइन किया है ना, यहाँ पर ये क्या, ये प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा। देखिए आगे है द बुक, यहाँ पे फिर कॉमा लगा है, मतलब ये लिखा जा रहा है, ये कॉमो के लिए लिखा जा रहा है। विच आई परचेस्ड एस्टरडे इज यूजलेस, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लगा है, ये अंडरलाइन है तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दे देखिए नीचे लिखा भी है, उपरोक्त वाक्य में ए और बी अंडरलाइन क्लॉज
है ना। अब प्रिंसिपल क्लॉज है तथा बी यहाँ पे जो अंडरलाइन क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज है, मतलब इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल का जिक्र किया गया और सेम टू सेम बताया गया कि अगर कॉमा नहीं लगाया जाता तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है ना, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बना है, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया। चलिए अब और आगे बढ़ते, देखिए रूल नंबर 9 क्या कहते हैं। देखिए रूल नंबर 9 कहता है कि वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पोसेसिव केस में नहीं होना चाहिए, यह एक गलत स्ट्रक्चर है। देखिए अगर कभी भी एंटीसीडेंट आप लिख रहे हैं तो पोसेसिव केस में नहीं होना चाहिए। पोसेसिव केस का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे माई हो गया है ना, हर हो गया है ना, या फिर माइन हो गया, हर्ष हो गया, ये सब चीज पॉसेसिव केस है। अगर इसमें है तो ये गलत माना जाएगा। देखिए देयर आर चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड, है ना। तो आपने इसको देखा, यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। अब रूल नंबर 10 पर आते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 10 पर यहाँ पर जिक्र किया गया रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच के पहले एंड या बट का प्रयोग करने से यदि अपने एंटीसीडेंट से दूर होते हैं तो ये प्रयोग एक गलत माना जाता है। देखिए अगर आप कभी एंड और बट का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे एंटीसीडेंट के साथ दूरी बन रही है तो इसे गलत माना जाता है। देखिए सुरेश इज अ गुड प्लेयर एंड हु इज माई क्लास फेलो। देखिए यहाँ पे जब एंड का प्रयोग किया गया ना, तो यहाँ पर देखिए ये मतलब यहाँ पे प्लेयर और हु में दूरी बन जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गलत मानेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे सुरेश इज अ गुड प्लेयर हु इज माई क्लास फेलो, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर दिया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब मसला है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए हु एवर, हुज एवर, हुम एवर, वाट एवर, विच एवर, वाट सो एवर, है ना, इत्यादि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है ना। इनका प्रयोग वाक्य में बिना एंटीसीडेंट के होता है, इनका एंटीसीडेंट इन्हीं में सम्मिलित होता है। देखिए जब कभी भी ये चीजें आएंगी ना, जैसे हु एवर, है ना, यहाँ पे हुज एवर, है ना, फिर आगे हुम सो एवर, है ना, वाट एवर, विच एवर, व्हाट्स एवर, है ना, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, इसका जो एंटीसीडेंट है इसी में मिला होता है। जैसे देखिए वाट एवर का मतलब होता है एनीथिंग विच, है ना, विच एवर का मतलब होता है एनीथिंग विच, है ना, तो इन सबको आप देख लीजिएगा, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक आप एक बार देख लेना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिखा गया है ना, मतलब चीजें क्या दी गई हैं। ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे ये बताया गया कि कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया चाहिए। ओमिशन मतलब वहां पर इसको प्रयोग नहीं करना है। देखिए कुछ वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे वाक्यों में कई विद्वान या लेखक रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट करके भी वाक्य की रचना सही मानते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो कुछ जानकार क्या कहते हैं कि वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन को इग्नोर कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज द बैग दैट आई बॉट एस्टरडे, है ना, तो यहाँ पे दैट को ओमिट कर दिया गया, लिखा गया दिस इज द बैग आई बॉट एस्टरडे, इसको भी सही माना जाता है। देखिए द मैन हुम आई मेट एस्टरडे इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पे हुम है ना, तो हुम को यहाँ पे क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। द मैन आई मेट एस्टरडे इज वेरी इंटेलिजेंट, ये भी सही माना जाएगा। ग्रामर रूल्स के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में हुम का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल हुम का प्रयोग काफी यहाँ पे हुम का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल देखिए यहाँ पे ये जो है ना हु होना चाहिए, हु का प्रयोग काफी प्रचलित हो गया है, हु का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये हु होना चाहिए, ठीक है, हु का प्रयोग काफी प्रचलित हो गया है, ठीक। देखिए जैसे देखिए द मैन हुम आई इनवाइटेड इज हिज फ्रेंड, यहाँ पे देखिए उस व्यक्ति को जिसे मैंने आमंत्रित किया उसका मित्र है, तो यहाँ पे मैन की जगह यहाँ पे देखिए हुम की जगह क्या किया गया, हु का प्रयोग कर दिया गया, इसे भी सही माना जाता है आजकल की दृष्टि से, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आगे जिक्र किया गया एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी मतलब जहां पर आश्चर्य की बात रहेगी, है ना, तो यहाँ पर देखिए आश्चर्य की बात है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक लाइन छूट गया, इन वाक्यों में हुम की जगह हु का प्रयोग ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन आजकल यह प्रयोग किया जा रहा है, मतलब ग्रामेटिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये गलत है, ठीक। अब चलिए अब आते हैं आगे इस पे। देखिए एक्सक्लामेटरी मतलब जहाँ पे विस्मयादि बोधक आश्चर्य की बात होगी। देखिए आश्चर्य मतलब आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज देख करके आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, बस एक्सक्लामेशन मार्क फाइंड करना। देखिए जैसे कि यहाँ पर बने व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी, मतलब कि आप सोनिया गांधी को नहीं जानते, ये एक्सक्लामेटरी है, ठीक। यहाँ पर देखिए व्हाट यू लॉस्ट द चैन, क्या तुम्हारी चैन खो गई, ये भी एक्सक्लामेटरी है ना, तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के तौर पर किया गया है, ठीक। तो देखिए ये हम लोग के प्रोनाउन की क्लास है, यहाँ से प्रोनाउन पूरा डन होता है। इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।